सुनने वालों के लिए एक स्थिति की कल्पना करना बहुत दिलचस्प होगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा नाटक देखने गया है जो पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करता है। बगावत वाला नाटक। बिल्कुल, मंच पर बहुत गुस्सा है, इंकलाब के नारे हैं, लेकिन तभी ये पता चलता है कि उस नाटक को बनाने का, उस शानदार ऑडिटोरियम की चमचमाती लाइटों का और कलाकारों की फीस का सारा पैसा उसी व्यवस्था ने दिया है। हाँ, उसी व्यवस्था ने दिया है जिसके खिलाफ वो नाटक किया जा रहा है। तो मतलब क्या वो बगावत असली है या फिर वो सिर्फ एक क्या कहें, एक स्पॉन्सर्ड इवेंट है? ये बहुत ही तीखा सवाल है। और सच कहूं तो ये सवाल सीधा वहीं चोट करता है जहां आज कला जगत में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एकदम। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का केंद्र भी है। हाल ही में कला और संस्कृति के गलियारों से एक बड़ी खबर आई है। चर्चा है कि सरकार ने रंगमंच यानी थिएटर से जुड़े अनुदानों पर, जिन्हें हम आम भाषा में ग्रांट्स कहते हैं, उन पर रोक लगा दी है या उन्हें बहुत सीमित कर दिया है। हाँ, और अगर सोशल मीडिया पर देखें तो एक भारी आक्रोश है। लोग बहुत बेचैन हैं। सही बात है। लोग इसे सीधे तौर पर कला पर हमला कह रहे हैं, संस्कृति का दमन कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जब भी कला और सरकारी अनुदान के रुकने की बात आती है ना, तो बहस अक्सर बहुत तेजी से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। हाँ, एक तरफ बेचारी संघर्ष करती कला और दूसरी तरफ दमनकारी सत्ता। बिल्कुल। लेकिन असलियत कभी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। उसके पीछे की जो राजनीति है या जो अर्थशास्त्र है, वो बहुत जटिल है। तो अक्सर यह सवाल उठता है कि भाई, आम इंसान तो रोज थिएटर नहीं जाता, तो उसे इस सरकारी ग्रांट से क्या लेना देना। बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन बात सिर्फ थिएटर की नहीं है। बात इस देश की आवाज की है। जो टैक्स का पैसा आम जनता की जेब से जाता है, वो किस तरह की संस्कृति को पाल रहा है, ये समझना जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। और आज हमारे पास इन परतों को उधेड़ने के लिए एक बेहद कमाल का स्रोत है। साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का लिखा हुआ एक बहुत ही तीक्ष्ण आलेख, जिसने सच में कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हाँ, अजामिल जी का वो आलेख बहुत ही विचार उत्तेजक है। और हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ सरकारी दमन के इस मौजूदा शोर में खो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये पड़ताल करनी है कि क्या इन अनुदानों ने भारतीय रंगमंच को वास्तव में जमीनी स्तर पर मजबूत किया था, या फिर क्या ऐसे तो नहीं कि इस पैसे ने रंगमंच को सत्ता का मोहताज बना दिया, उसे पंगु बना दिया। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। विरोध के इस शोर को समझने के लिए हमें पहले उस व्यवस्था के काम करने के तरीके को समझना होगा जो अब टूट रही है। आखिर ये ग्रांट सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता था? तो देखिए, दशकों से सरकार और अलग-अलग अकेडमियों द्वारा कला को बचाने के नाम पर भारी भरकम धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती रही। हाँ, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। कागज पर ये कला को बढ़ावा देने का एक आदर्श तरीका था, लेकिन इसे ऐसे समझे, एक छोटे शहर का रंगकर्मी सालों तक मोहल्ले के चंदे से अपनी जेब से पैसे लगाकर नाटक करता है, संघर्ष करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बड़े शहर के कुछ चुनिंदा ग्रुप्स को सिर्फ एक तय प्रक्रिया से गुजरने पर लाखों रुपए मिल जाते हैं। तो असलियत में इसने एक बहुत ही ताकतवर लॉबी को जन्म दिया। अच्छा, तो ये लॉबी काम कैसे करती है? मतलब पैसा कुछ ही हाथों तक कैसे सीमित हो गया? यही से सारा खेल शुरू होता है। होता यह है कि अनुदान बांटने के लिए जो कमिटियां बनती हैं, अक्सर उनमें वही लोग बैठते हैं जो खुद बड़े रंगमंच समूहों का हिस्सा होते हैं। अरे, मतलब आपस में ही सब तय हो रहा है। हाँ, एक तरह को इको चेम्बर बन जाता है। एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जाता है। इस लॉबी ने इन सरकारी संसाधनों पर लगभग अपना एकाधिकार जमा लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो आर्थिक सत्ता थी ना, वो धीरे धीरे सांस्कृतिक सत्ता में बदल गई। ये आर्थिक सत्ता का सांस्कृतिक सत्ता में बदलना बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए एक उपमा दूं, तो ये किसी विशाल बरगद के पेड़ की तरह है। दूर से देखने पर बरगद का पेड़ बहुत भव्य लगता है, बहुत शानदार लगता है। उसकी जड़ें गहरी होती हैं। हाँ, सही उपमा है। लेकिन उस बरगद की घनी छाया के नीचे कोई और छोटा पौधा कभी पनप नहीं पाता। उसे धूप ही नहीं मिलती। एकदम सटीक। जिन चुनिंदा निर्देशकों और संस्थाओं को ये अनुदान लगातार मिलता रहा, वे इतने बड़े और प्रतिष्ठित हो गए, उन्हें इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए
कि उनकी आलोचना करना ही इस क्षेत्र में वर्जित मान लिया गया। एक तरह का टैबू बन गया। हाँ, हाँ। एक अघोषित नियम बन गया कि इन महान कलाकारों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, तो ये सीधा सा सवाल दिमाग में आता है कि सरकार के खजाने से जो पैसा निकला, क्या वो कभी उन कलाकारों तक पहुंचा जो जमीन पर असल संघर्ष कर रहे थे? और यहीं पर अजामिल जी ने एक बहुत कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा किया है। संसाधनों के इस एकाधिकार ने सीधे तौर पर एक गहरी भौगोलिक और वर्गीय खाई पैदा कर दी। भौगोलिक खाई? मतलब शहरों और गांवों के बीच? जी हाँ, ये सारा अनुदान का पैसा महानगरों और कुछ गिनी चुनी बड़ी संस्थाओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर गांव कस्बों का रंगमंच, वो तो पूरी तरह से उपेक्षित रहा। इसका मतलब है कि एक ही देश में रंगमंच के दो बिल्कुल अलग-अलग भूगोल तैयार हो गए। आलेख में इन दोनों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है। बिल्कुल, दो एकदम अलग दुनिया। पहला है सुविधा संपन्न रंगमंच, मतलब जिनके पास बड़े-बड़े एयर कंडीशन ऑडिटोरियम्स हैं, शानदार सेट्स हैं, सरकारी ग्रांट है और हाँ, हर बड़े महोत्सव का निमंत्रण है। और दूसरी तरफ है संघर्षरत रंगमंच। ये वो रंगमंच है जो बिना किसी सुविधा के जिंदा है। ये केवल और केवल उन कलाकारों की जिद, उनके जुनून और अपनी कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सहारे चल रहा है। वो भी छोटे कस्बों की धूल भरी सड़कों और टूटे हुए मंचों पर। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम ने कभी भी रंगमंच के दीर्घकालिक विकास के बारे में नहीं सोचा। मतलब लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं थी। एकदम नहीं। अगर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो क्या नए कलाकार, नए तकनीशियन तैयार नहीं होने चाहिए? क्या छोटे शहरों में नए प्रदर्शन स्थलों का यानी वेन्यूज का निर्माण नहीं होना चाहिए? हाँ, बुनियादी ढांचा तो बनना चाहिए था। लेकिन अनुदान की इस व्यवस्था ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। तो फिर ये करोड़ों रुपए गए कहाँ? ये पैसा सिर्फ कुछ बड़े इवेंट्स को फंड करने में लगा। एक भव्य फेस्टिवल हुआ, खूब चमक दमक दिखी, तालियां बजी, इवेंट खत्म, पैसा खत्म। अरे बाप रे। कला की बुनियाद वहीं की वहीं कमजोर रह गई। इसने एक ऐसा ढांचा बना दिया जहां कला का उद्देश्य सिर्फ ग्रांट की फाइल को पास कराना रह गया। अच्छा, अगर ये विशाल संस्थाएं सारा फंड खा रही थीं, तो कम से कम मतलब ये उम्मीद तो की जाती है कि वे मंच पर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी, कुछ बहुत ही झकझोर देने वाली कला बना रही होंगे। हाँ, यही तो विडंबना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी तनख्वाह सरकार दे रही हो, तो आप उस हाथ को नहीं काटते जो आपको खाना दे रहा है। क्या इस पैसे ने नाटकों की कहानियों और उनके कथ्य को भी खोखला कर दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब कला का पूरा आर्थिक ढांचा सत्ता और संस्थानों पर निर्भर हो जाता है ना, तो नाटकों की आत्मा, मतलब उनका जो असली संदेश है, वो मरने लगता है। अजामिल जी के आलेख में एक जगह बहुत ही संवेदनशील और प्रतिबद्ध रंगकर्मी ईश्वर शून्य जी की पीड़ा का जिक्र है। उनका एक वाक्य है, अब रंगमंच प्रतिबद्धता से कट चुका है। ये बहुत ही भारी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि मंच से वो जरूरी सवाल गायब हो गए। बिल्कुल, वो बेचैनी गायब हो गई। मंच पर उठने वाले सवाल अब सुरक्षित हो गए हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहता जिससे सत्ता या ग्रांट देने वाले अधिकारी नाराज हो जाएं। तो एक तरह से विरोध का भी एक, क्या कहेंगे, एक स्वीकृत संस्करण, एक अप्रूव्ड वर्जन तैयार हो गया। हाँ, एकदम सुरक्षित विरोध। मतलब आप ऐसे मुद्दों पर नाटक करेंगे जो 100 साल पुराने हों या जो इतने अमूर्त हों कि आज की व्यवस्था को उससे कोई असहजता ही ना हो। ये तो पिंजरे में बंद शेर वाली बात हो गई। वो शेर दहाड़ता तो बहुत जोर से है ताकि खूंखार दिखे, लेकिन सबको पता है कि वो किसी को काट नहीं सकता। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया। नाटक देखने में लगेगा कि बहुत विद्रोही है। उसमें लाइटें होंगी, तकनीक की चमक होगी, सेट बहुत भव्य होगा, लेकिन वो किसी को असल में चुभेगा नहीं। सही कहा। वो तीखापन जो एक सच्ची कला की पहचान होती है, वो गायब हो गई और यही रंगमंच सिर्फ एक सुरक्षित खेल बनकर रह गया। लेकिन रुकिए, यहां मुझे एक बात खटक रही है। जी बताइए। क्या हम इस पूरे पतन का दोष सिर्फ सिस्टम या व्यवस्था पर मढ़ सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये कहना काफी है कि सरकार ने ऐसा ढांचा बना दिया इसलिए कला कमजोर हो गई? आप कलाकारों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या एक भूखे कलाकार के पास कोई और विकल्प होता है? अगर ग्रांट नहीं मिलेगी तो वो नाटक कैसे करेगा? लेकिन एक तीखा सवाल ये भी है कि क्या कलाकारों ने खुद अपनी कला के साथ समझौता नहीं किया? ये एक बेहद जरूरी सवाल है जो आपने उठाया, और इस विश्लेषण में भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ा गया है। देखिए, ये संबंध एक तरफा बिल्कुल नहीं था। अच्छा।
ऐसा नहीं था कि व्यवस्था ने सब कुछ थोप दिया और कलाकार केवल मासूम पीड़ित थे। सच्चाई ये है कि कई कलाकारों ने खुद जानबूझकर असहज मुद्दों से दूरी बनानी शुरू कर दी। मतलब उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि किस विषय पर नाटक करने से ग्रांट आसानी से मिलेगी। हाँ, और किन मुद्दों से दूर रहने में ही भलाई है, ताकि बड़े महोत्सवों का निमंत्रण ना रुके। कलाकारों ने व्यवस्था से लड़ने के बजाय अपने ही भीतर एक सेंसर बिठा लिया। एक आत्मा सेंसरशिप, एक ऐसी अदृश्य कैंची जो उनके अपने ही विचारों को मंच तक पहुंचने से पहले ही काट देती थी। बिल्कुल। और यहीं से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, प्रतिभा बनाम पहुंच का संकट। पहुंच यानी आपका नेटवर्क, पीआर और रसूख। जी, आज रंगमंच में यह धारणा बहुत मजबूत हो गई है कि सफलता के लिए यह जरूरी नहीं कि आप कितने बेहतरीन अभिनेता हैं या कितने शानदार नाटक लिखते हैं। तो फिर क्या जरूरी है? सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके संस्थागत संपर्क कैसे हैं। क्या आप उस ताकतवर लॉबी का हिस्सा हैं? क्या आपकी सही अधिकारियों तक पहुंच है? और जो लोग इस लॉबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो सिर्फ अपना सच बोलना चाहते हैं, उनका क्या होता है? उन्हें बहुत ही आसानी से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। व्यवस्था उन्हें असुविधाजनक मान लेती है और इस पूरी स्थिति में जो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है, हाँ, वो भ्रष्टाचार से भी बड़ा है। वो अपराध है खामोशी। खामोशी मतलब सब कुछ देखकर भी चुप रहना। बिल्कुल। कला जगत में बहुत से लोग ये जानते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। वे जानते हैं कि छोटे कस्बों के कलाकारों का हक मारा जा रहा है। वो देख रहे हैं कि कला खोखली हो रही है। हाँ, लेकिन वे चुप हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी इसी व्यवस्था से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। ये जो सामूहिक चुप्पी है ना, यही इस पतन का असली कारण है। ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाली बात है। कला जिसका काम ही बोलना है, समाज को आईना दिखाना है, जब वो खुद खामोश हो जाए तो फिर बचता ही क्या है? एकदम सही। लेकिन अगर व्यवस्था इतनी खोखली और सड़ी हुई थी, अगर ये भीतर से इतनी कमजोर हो चुकी थी, तो क्या इन ग्रांट्स का रुक जाना वाकई कोई त्रासदी है? यहीं पर अजामिल जी का नजरिया बहुत ही अलग और स्पष्ट है। वे इस ग्रांट के रुकने को एक त्रासदी के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। एक अवसर कैसे? जब कोई पुरानी और सड़ी हुई इमारत गिरती है, तभी तो नई और मजबूत नींव रखने की जगह बनती है ना। ये समय है रंगमंच की आत्मनिर्भरता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर फिर से विचार करने का। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? आगे का रास्ता क्या है? क्या रंगमंच बिना सरकारी अनुदान के चल सकता है? आलेख में इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस रास्ते सुझाए गए हैं। सबसे पहली बात, संसाधनों का पारदर्शी वितरण होना चाहिए। ग्रांट्स को पूरी तरह बंद कर देना शायद हल नहीं है। हाँ, मतलब पैसा सही जगह पहुंचे। बिल्कुल, वो सही हाथों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। छोटे शहरों और गांव कस्बों के उन संघर्षरत कलाकारों को ठोस समर्थन मिलना चाहिए जो बिना किसी लालच के सिर्फ अपने जुनून से कला को जिंदा रखे हुए हैं। और नाटकों की उस खोई हुई आत्मा को कैसे वापस लाया जाए, जो कथ्यक हो गया है? उसके लिए नाटकों में ईमानदारी और जोखिम उठाने की क्षमता वापस आनी चाहिए। रंगमंच को केवल सत्ता से पैसे ऐंठने का जरिया या अपनी प्रतिष्ठा चमकाने का साधन नहीं बनना चाहिए। उसे समाज के साथ एक सच्चा संवाद करना होगा। एकदम सीधे, सच्चे और कई बार असहज संवाद का एक जीवंत मंच बनना होगा उसे। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय विश्लेषण है। हम्म इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हम्म आज रंगमंच के सामने समस्या केवल ये नहीं है कि हालात कितने खराब हो गए हैं या सरकार ने पैसे रोक दिए हैं। सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल ये है कि क्या कला जगत अपनी इस सुविधाजनक खामोशी को स्वीकार करने को तैयार है? बहुत सही बात कही आपने। क्या वे ये मानने को तैयार हैं कि उन्होंने भी इस पतन में अनजाने में ही सही पर साथ दिया है? बिल्कुल। अगर आज इस कड़वे सच का सामना नहीं किया गया तो आने वाले समय में इतिहास यही दर्ज करेगा कि कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद रंगकर्मी ही रंगमंच के पतन का सबसे बड़ा कारण बन गए। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। और इसी भारी आत्ममंथन के साथ इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना जरूरी लगता है जो शायद लंबे समय तक सुनने वालों के जहन में गूंजता रहे। जी। हमने देखा कि कैसे संस्थागत अनुदान यानी सरकारी या बड़े संस्थानों का पैसा अक्सर कला की उस तीखी धार को कुंद कर देता है।
पैसा कला को सत्ता के अनुकूल एक सुरक्षित दायरे में समेट देता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे विद्रोही कला हमेशा केवल और केवल बिना पैसे के अभावों में ही पैदा हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। क्या पूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा कभी एक साथ एक ही मंच पर अस्तित्व में रह सकते हैं? यह सच में एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस गहरी चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।